एवरीवन। अब हम इसी चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। जो चैप्टर हमारा बच गया था वो हम इसमें कवर करेंगे। फोर्स की दो कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो फोर्सेस होते हैं जो जब कांटेक्ट में रहते हैं तब काम करते हैं, वर्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है मस्कुलर फोर्स। ये डस्टर है, मैंने इसे उठाया, इसे रखा, पेन को इससे मैं लिख रही हूँ, इसे मैंने उठाया, इसे रखा, या फिर मैं इसे इसके ऊपर रोल कर रही हूँ, तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ। लेकिन मैंने अपने हाथों से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया कांटेक्ट में, ये इसे कांटेक्ट में आया, तो ये जो है वो मस्कुलर फोर्स बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हमारे मसल में जो एक्शन होते हैं हमारे मसल्स में, उनसे ये होता है, इसलिए मस्कुलर फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स में इसलिए आता है क्योंकि ये कांटेक्ट में आने पर ही काम करता है, इसलिए ये कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। इसके एग्जांपल एक हो गया मस्कुलर फोर्स। इसके अलावा एक एग्जांपल इसका दे रखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चैप्टर 12 है फ्रिक्शन, वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में हम जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फ्रिक्शन उस फोर्स को हम कहते हैं, ये पेन है, इसे मैंने रोल किया, एक पॉइंट के बाद जाके ये अपने आप रुक जाता है। एक बॉल है, मैंने उसे पुश कर दिया, अपने आप रुक जाएगी। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन ऑफ करने के बाद एक टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाएगा। अगर हम नाव में हैं तो जो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं रोइंग द बोट, अगर हम उसे रो कर रहे हैं, या फिर उसका जो चप्पू बोलते हैं हम वो चला रहे हैं, अगर उसे बंद कर दिया थोड़ी देर बाद वो भी रुक जाएगी। या हम कुछ भी ऐसा देखते हैं कि बॉल को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ऐसा मानते हैं या फिर ये चीज़ है कि उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब हम देख तो नहीं सकते, मैं या आप कोई जाकर उसे रोक नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बॉल रुक जा रही है, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है और इसी फोर्स को हम फ्रिक्शन नाम देते हैं। अब बहुत लोग आपसे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बुक्स में भी ऐसा लिखा है और बहुत से टीचर्स भी आपको बताएंगे कि जो बॉल चलते चलते रुक जाती है, या अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं पैडलिंग करते हुए, अगर आप नहीं करें तो वो भी एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी, तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं रुकता या रुकती, वॉट एवर इट इज़, वो रुक जाती है, उस पर एक फोर्स काम करता है, हम उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, उसे हमने नाम दिया है, ना कि वो रीज़न है। क्योंकि देखिए, नेचर ने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ही हो। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को बेटर से बेटर समझ सकें। तो इसीलिए आप आगे भी पढ़ेंगे अगर साइंस, तो उसमें उनमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्पेशली एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वो एक्सेप्शंस इसलिए नहीं होते कि वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही, वो हमारा फेलियर होता है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उन सबसे अलग क्यों है। तो हम उसके लिए अलग अलग थ्योरीज देते हैं, एक्सेप्शंस भी मिलते हैं हमें। तो नेचर ने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं, इसलिए फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल नहीं रुकती, वो बॉल रुकती है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे आप देखेंगे बुक्स में भी ऐसा लिखा है और हम भी बोलेंगे यही कि द रीज़न इज फ्रिक्शन, लेकिन द रीज़न इज नॉट फ्रिक्शन, इट इज़ हैपनिंग, वी कॉल दैट फ्रिक्शन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ये है कि ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन यानी कि दो बॉडीज के बीच में हो रहा मोशन, जैसे कि ये है, ये इस पे रोल कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो इसे इस साइड पुश करेगा। ये ऐसे चल रहा है तो फ्रिक्शन है वो इसे इधर की ओर पुश करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा। ये इस डायरेक्शन में होना चाहता है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
नॉन कांटेक्ट यानी कि जब दो चीज़ें कांटेक्ट में, दो चीज़ें नहीं, अगर चीज़ें कांटेक्ट में नहीं है उन उसके बाद भी जो फोर्स है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। आप सबने मैग्नेट देखा होगा, और आप, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अगर मैं इन दोनों को टच ना भी करवाऊं लेकिन एक पास रखूं, मतलब इतना कि जो उनकी फील्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मान लीजिए दो मैग्नेट्स हैं, मैं इन्हें अगर टच नहीं भी करूंगी तो भी यहाँ पर अगर आप रखेंगे ना तो आपको फोर्स फील होगा कि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। तो ये फोर्स कांटेक्ट में नहीं है उसके बाद भी काम कर रहा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में आपको पता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर अपोजिट पोल साथ हैं जैसे कि साउथ और नॉर्थ या फिर नॉर्थ और साउथ, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर सेम पोल हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नॉन कांटेक्ट में एक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके रिएक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ कि आप एक प्लास्टिक रॉड लीजिए, इसे सिल्क क्लॉथ से रब कर लीजिए, सिल्क क्लॉथ से इसे रब कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा रब करने के बाद कुछ पीसेस ऑफ पेपर, आप पेपर को फाड़ कर उसके कुछ टुकड़े रख लीजिए और फिर इसे उसके पास लेकर जाइए। तो आप ये देख सकते, आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि जो ये रॉड है ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसके अलावा एक और एक्टिविटी, आप इसे अपने सर के ऊपर भी रख के देख सकते हैं, आपके बाल जो होंगे वो खड़े हो जाएंगे, दिल स्ट्रेटन अप। या फिर आप बलून के साथ भी कर सकते हैं, बलून को आप रब करके देख सकते हैं, तो भी आपको ये सेम फिनोमिनन देखने को मिलेगा। तो ये फोर्स जो होता है ये भी बिना कांटेक्ट में आए हो रहा है, ये बिना से कांटेक्ट में आए इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्यों होता है और कैसे होता है इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड्स में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। आप सभी जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये वो फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से आपको, देखिए अब मैं भी वही बोलूँगी उसकी वजह से, बट रियलिटी आपको पता है उसकी वजह से नहीं, हम उसे बोलते हैं कि वो ग्रेविटी है। मैंने ये मार्कर ऊपर से रख दिया, ये नीचे चला गया, ये डस्टर मैंने छोड़ा, ये भी नीचे गया। ये अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो है वो सिर्फ अर्थ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अर्थ ही नहीं पोजेस करती है, इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। हाँ, ये आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि इनका जो मास है या वेट बोल लीजिए वो बहुत ज़्यादा कम है और वो फोर्स इतना ज़्यादा वीक है कि हमें ऐसे लगता नहीं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन यूनिवर्स में हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो कितने ही डिस्टेंस पे हो। और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसके बाद फोर्स हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे प्रेशर। आपका जो बैग होता है वो
हमेशा जो उसका स्ट्रैप होता है वो चौड़ा ही क्यों होता है, ब्रॉड ही क्यों होता है? आई मीन वो स्ट्रिंग जितना पतला भी हो सकता है लेकिन नहीं होता है, इसका क्या रीज़न होता है? अगर मैं आपको एक कील दूं, एक मैं नेल दूं, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, एक तरफ से वो पॉइंटेड होती है और एक तरफ उसकी ये सरफेस होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे आप दीवार में या फिर किसी भी वुडन प्लैंक में आप इस पोर्शन को उसके ऊपर रखिए और हैमर लेके या हथौड़े से इधर से मार के इसे अंदर डालिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियस आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि प्रेशर जो होता है इसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ये एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स काम कर रहा है। इसका फॉर्मूला आप दे सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, एरिया क्योंकि डिनोमिनेटर में है यानी कि एरिया नीचे है, तो एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी प्रेशर उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना कम होगा। मैं आपको मैं समझाती हूँ, जैसे कि 1/16 और 1/6। आपको पता है कि 1/6 जो है वो बड़ा है, 1/16 जो है वो छोटा है। तो यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी कि अगर 6 और 16 को हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 16 बड़ा है, लेकिन 1/6 और 1/16 को कंपेयर करें तो 1/6 बड़ा है। यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है एक्चुअल वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती है। इसीलिए एरिया अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही बड़ा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिप चौड़ी ही क्यों होती है, फोर्स तो उतना ही रहेगा, एरिया हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्योंकि प्रेशर कम है तो आपके लिए उस बैग को कैरी करना इजी होगा। अब मैंने आपको जो दूसरी एक्टिविटी बताई थी वो नेल वाली, यानी कि वो कील वाली। इसमें आपको पता है कि जो ये पॉइंटेड सरफेस है, जो इसका पॉइंटेड एज है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है। क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है तो जब आप फोर्स उस पर डालते हैं, हैमर से मारते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो प्रेशर का जो मतलब प्रेशर ज़्यादा उस पर लगता है, इस वजह से वो अंदर चली जाती है। अभी यही उल्टे केस में अगर हम देखें, जब हम इस पर मारेंगे तो एरिया बड़ा है, इस वजह से जो प्रेशर है वो कम होगा, और प्रेशर कम है तो ये नेल अंदर नहीं जाएगी। ये रीज़न होता है। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और जो इसकी यूनिट होती है वो पास्कल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वैसे इसकी यूनिट पास्कल होती है। और आपने देखा होगा कि जो कुली वगैरह होते हैं जो सामान कैरी करते हैं, वो अपने सर पर पहले कपड़े का ऐसा कुछ बना के ये राउंड शेप का रख लेते हैं, उसके ऊपर सामान रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो एरिया कांटेक्ट में है वो बढ़ जाता है, और वही बात है, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है तो उनके लिए ये ईजी होता है कि वो उसे लेकर आसानी से, मतलब इजीली कैरी कर सके। और यही रीज़न है कि जो नाइफ वगैरह होती है या फिर जितने भी ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हमें शार्पिंग, कटिंग ऐसे काम करने होते हैं, वो बिल्कुल शार्प होती है, उनका एरिया पतला होता है। क्योंकि एरिया कम होता है तो हम प्रेशर ज़्यादा लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? यानी कि जैसा हमने सॉलिड का देखा कि हाँ वो प्रेशर होता है, क्या लिक्विड जैसे कि पानी हो गया आपका H2O, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो और अगर करता है तो वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? क्या एरिया पे डिपेंड करता है?
जैसे कि बताया था आपको कि एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम करेंगे। हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे, और यहाँ पर हम रबर शीट टाई कर देंगे, या फिर बलून को आप कट करके उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इन दोनों में हम इसमें पानी यहाँ तक भर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो वो शीट है ना वो बल्ज आउट हो जाएगी, जैसे कि बलून है वो फूल जाता है, तो मतलब हल्का सा ऐसे ही हो जाएगा ये। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी ज़्यादा भर देंगे, यानी कि जो लेवल है, इन दोनों का जो लेवल है, एक का ज़्यादा रखेंगे एक का कम। तो हम देख पाएंगे कि जो बल्जिंग होगी, यानी कि जैसे कि आप बलून फुला रहे हैं, अगर आप उस तरीके से कहना चाहें या देखें, तो इसमें जो रहेगा वो कम इन्फ्लेटेड रहेगा और इसमें ज़्यादा इन्फ्लेटेड रहेगा, यानी कि ज़्यादा फुला रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट करता है बॉटम पे, क्योंकि ये बॉटम है तो बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इसकी हाइट पे डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है। अगर हाइट ज़्यादा है तो ये बल्जिंग ज़्यादा होगी, यानी कि प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये कम है तो बल्जिंग भी कम है, यानी कि प्रेशर कम है। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी हम करेंगे। हम एक बॉटल लेंगे प्लास्टिक की, और इसके यहाँ पर हम एक स्ट्रॉ फिट कर देंगे या फिर पाइप, और जो रबर शीट हमने नीचे लगाई थी वो अब हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी भरेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर शीट हमने लगाई थी वो उसमें भी हमें बल्जिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो बलून कह सकते हैं वो भी हमें इन्फ्लेटेड मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड होता है वो साइड अपनी वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि जैसे कि पहले हमने देखा वो नीचे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था तो नीचे हमें बल्जिंग दिख रही थी। इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ नीचे बल्कि जो इसकी वॉल्स हैं, जो साइड हैं, इन पे भी ये लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये मान लीजिए बॉटल है, इसमें ये लिक्विड है, तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि कंटेनर की वॉल्स पे और नीचे भी करता है एट द बॉटम ऑफ इट। अब इसके बाद हम अगली एक्टिविटी देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बॉटल लेंगे, हम इसकी सेम हाइट पर ही 3 या 4 होल्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी भर देंगे और हम देखेंगे कि पानी ऑफकोर्स यहाँ से लीक करेगा। याद रहे कि ये जो होल्स हैं वो सेम हाइट पर ही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जो पानी का डिस्टेंस है इस होल से, अगर वो सपोज कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गिर रहा है तो इधर से भी वो 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही गिरेगा और स्पीड सेम रहेगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि सेम डेप्थ पे या फिर सेम हाइट पर, सेम लेवल पर जो लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर वो सभी डायरेक्शंस में सेम होता है, यानी कि जितना प्रेशर इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, उतना ही इधर है। इसी वजह से सबके डिस्टेंसेस और स्पीड जो हैं वो सेम है। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे पाइप होती है लीक हो जाती है तो वो पानी कई बहुत वेलोसिटी से यानी कि स्पीड से निकलता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि पानी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, और जब वो होल हो जाता है तो वहां से पानी प्रेशर के साथ निकलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? इसका आंसर है यस, हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स करती हैं।
मान लीजिए आपके पास एक बलून है जिसमें होल्स हैं, तो क्या आप इसे इन्फ्लेट कर पाएंगे? क्या आप इसे फुला पाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं, ऑफ कोर्स इसे नहीं फुला पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गैस यानी कि एयर, गैसेस या फिर एयर जो भी कहें आप, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो भी सभी डायरेक्शंस में। इसीलिए आप एक बलून जिसमें होल्स हो रखे हैं उसे नहीं फुला सकते। या फिर एक ऑलरेडी बलून है, अगर आप इसमें होल कर दें तो क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर जो उस वॉल पे था, ये बलून की जो वॉल है, ये सराउंडिंग है, इस पे जो आपने हवा उसके डाली थी उसका ही प्रेशर था। और वही प्रेशर जब आप लीक करते हैं, उसमें होल करते हैं, तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। इसी वजह से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर हम सभी जानते हैं क्या है, कि जो एयर का लेयर है हमारे ऊपर इस अर्थ पर, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सपोज कि एक कोई यूनिट एरिया हमने ले लिया और इसके ऊपर एक सिलेंडर इमेजिन करिए, और इस सिलेंडर में जितनी भी एयर है एक काफ़ी लंबी हाइट तक, जहाँ तक एटमॉस्फेयर होता है, वो फिल कर दें। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही ज़्यादा होता है तो हम भी तो इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हम मतलब सरवाइव कैसे कर सकते हैं? अगर इतना ज़्यादा प्रेशर है तो ये हर चीज़, ये डस्टर ही है, ये दब क्यों नहीं जाता? मैं हूँ, आप हैं, हम यहाँ पर खड़े कैसे रह सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये कोई पर्सन है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जितना प्रेशर इसके ऊपर लगता है इसके ऊपर या हमारे ऊपर जितना भी प्रेशर लगता है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारी बॉडी भी लगाती है एटमॉस्फेयर पे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, अगर दो फोर्सेस सेम हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। वही सेम है कि ये फोर्सेस दोनों सेम हैं, ये आपके ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो आपकी बॉडी लगा रही है वो इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। और क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है तो अगर हम देखें तो आपके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो इससे कैंसिल हो जा रहा है, और इसी वजह से हम यहाँ पर रह सकते हैं। और एक एग्जाम एक्टिविटी आपको दी हुई है कि अगर आपको जानना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है या फिर कितना पावरफुल ये होता है, तो इसके लिए एक रबर सर्कल बोलते हैं, वो आप ले आइए और उसे कहीं पर भी, किसी भी सरफेस पर, किसी फ्लोर पर या किसी वॉल पर चिपका दीजिए। वो उसमें होता क्या है कि मैं आपको दिखा देती हूँ, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये रबर सर्कल है, इसे जब आप लगा देंगे तो जितनी भी एयर होती है वो नीचे से रिमूव हो जाती है और ऊपर सारा प्रेशर उसके ऊपर लगता है। इसी वजह, और बहुत ज़्यादा आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर वो उसी के बराबर होगा जितना आपको चाहिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाने के लिए। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होता है, कितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।